हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है प्रीवियस वीडियो में, उन सभी वीडियो को मैं कंबाइन करके इस एक वीडियो के द्वारा आप सभी के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि हमें रिवीजन करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हमें चीज़ें जो हैं याद रहें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्पीड में करते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आईपीसी के, उन सभी को कंप्लीट कर पाएँ। तो साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आईपीसी के अंदर टोटल कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है। 23 सेक्शन है और 511 चैप्टर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आईपीसी का जो है एग्जैक्ट नाम क्या है। तो आईपीसी को क्या कहते हैं? हम आईपीसी को कहते हैं द इंडियन पीनल कोड। उसके बाद है कौन आईपीसी के फाउंडर है, किसने सबसे पहले इसे ड्राफ्ट किया था। तो इसे ड्राफ्ट किया था मैकेले साहब के द्वारा। एग्जैक्ट नाम क्या है? थॉमस बेबिंगटन मैकेले। आईपीसी को 1834 में प्रिपेयर किया गया था और इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है हैंड ओवर किया गया था 1835 में। हमारा 1860 का आईपीसी है। कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1862 में जो है इसे लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगर कोई अपराध किया जाता है इंडिया के अंदर तो आईपीसी में कोई सेक्शन दिया गया है कि वहाँ पर उसे पनिशमेंट दी जाएगी या आईपीसी वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 2 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी अपराध अगर किया गया है तो उसे इस कोड के द्वारा पनिशेबल किया जाएगा अगर वो इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का क्या करता है, उल्लंघन करता है, कॉन्ट्ररी होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि नैलम क्राइमन सिन लेगा। ये एक लैटिन मैक्सिम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक मैन जिसे माना जाएगा कि वो इनोसेंट है जब तक कि उसका गिल्ट जो है प्रूफ नहीं हो जाता। जैसा कि हम सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि कोई भी अगर अपराध किया जाता है तो जैसा अब ये कहते हैं ये अभी अपराधी नहीं है जब तक कि आप इसका जो है अपराध प्रूफ नहीं कर देते। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया के बाहर जो है कोई क्राइम करता है तो उसके लिए पनिशमेंट उसे दी जानी चाहिए। अगर दी जानी चाहिए तो कौन सी सेक्शन है आईपीसी की जो बात करती है ताकि आईपीसी उस पर अप्लीकेबल हो सके। तो सेक्शन 3 जो है वो इस बारे में बात करती है। सेक्शन 3 में क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो लायबल होगा इंडियन लॉ के द्वारा, उसे ट्राई किया जाएगा अगर वो कोई अपराध कमिट करता है इंडिया की टेरिटरी से बाहर। अब बात करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको पढ़ते हैं कि ए जो कि इंडिया का सिटीजन है वो एक मर्डर कमिट करता है युगांडा में। अब उसे ट्राई किया जा सकता है, उसे कन्विक्शन उसके लिए कनेक्शन किया जा सकता है उसके मर्डर के लिए जो उसने अपराध किया है किसी भी ऐसे प्लेस पर जहां पर वो मिलता है। तो इससे संबंधित कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 4 जो बात करती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये एक स्टेटमेंट है, किसने दी है ये स्टेटमेंट? ये सभी जूरिस्ट के नाम है, इसके अनुसार आपको पता लगाना है क्या है कि क्राइम क्या है। कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, साथ ही वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट के भी अगेंस्ट होता है। यह स्टेटमेंट दी गई है किसके द्वारा? स्टेफन के द्वारा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के बारे में। कहाँ पर बताया गया है? सेक्शन 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 1 आईपीसी का किस बारे में बात करता है? टाइटल और ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, यानी कि इस कोड के टाइटल के बारे में बात की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्राइम क्या है? क्राइम हमारा क्या है? एक इलीगल एक्ट है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि फोर्जरी टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 460
3 के अंदर। 463 जब आप पढ़ेंगे आईपीसी में, वहीं से जो है फोर्जरी के सेक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है। आईपीसी में पनिशमेंट कितनी प्रकार की डिफाइन की गई है, हाउ मैनी टाइप ऑफ पनिशमेंट, तो 5 तरह की जो है पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है। कहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, सेक्शन 53 के अंदर। सेक्शन 53 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड सो ऑन। उसके बाद है इन सभी में से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है, मैंसरिया का, तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये भी नहीं है, पब्लिक न्यूसेंस, लॉ का इग्नोरेंस, कोई एक्सक्यूजेबल ये भी नहीं है। इसका एसेंशियल क्या है, इसका एसेंशियल है इंटेंशन। कौन सा इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी इंटेंशन जो है वो इसका जो है बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं दिया गया है। तो इसमें से जो है कोई भी ये गलत हो गया है। इसमें लिख लीजिए नॉन ऑफ द अबो, यानी कि कोई भी इसमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को कोई क्राइम करने के लिए उसे धमकाता है, किसी एक्ट को करने के लिए उसे धमका रहा है कि तुम ये एक्ट करो जो कि हमारा फॉरबिडन है इस आईपीसी के अनुसार। तो उसने कौन सा अपराध किया, उसने क्या किया, उसने कोवर्जन किया, यानी धमका के उससे कोई कार्य करवा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि वो उसे क्या कर रहा है, कोवर्जन कर रहा है। आईपीसी में सेक्शन 81 के अनुसार मोटिव का क्या मतलब है, मोटिव किस चीज़ को शामिल करता है इन ऑप्शंस में से, तो पर्सन के हार्म को प्रिवेंट करना, प्रॉपर्टी के हार्म को प्रिवेंट करना, इन दोनों ही चीज़ों को जो है शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि इनफेनेसी किसे कहते हैं। इनफेनेसी जो है इन सभी सेक्शंस में से किस सेक्शन की एक्सेप्शन है, तो सेक्शन 82 की एक्सेप्शन है। 82 किस बारे में बात करती है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर बता दूंगा तो आपको जवाब पता चल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 82, जो बात करता है कि कोई भी अपराध नहीं होगा अगर वो किसी बच्चे के द्वारा किया जा रहा है। किस एज के बच्चे के द्वारा, 7 साल के बच्चे के द्वारा, 7 साल के बच्चे के अंडर, यानी कि 7 साल से कम के बच्चे के द्वारा अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो अपराध नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 83 में आईपीसी के अंदर पार्शियल इनकैपेसिटी दी हुई है, और उसमें क्या कोई एज लिमिट बताई गई है, तो उसमें एज लिमिट बताई गई है 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चे के बारे में। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम के बारे में। इस मैक्सिम का क्या मतलब है, मैक्सिम पढ़ते हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब होता है कि कोई भी क्राइम नहीं होगा बिना गिल्टी माइंड के, बिना गिल्टी माइंड यानी कि मेंस रिया की बात हो रही है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहली दूसरी और ये हो गई हमारी तीसरी। इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता लगाना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि एक्टस रियस होना चाहिए, फिजिकली मतलब कि कोई कार्य को कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्टस रियस। मेंटल एस्पेक्ट होना चाहिए क्राइम का, उसे हम कहते हैं मेंस रिया यानी गिल्टी इंटेंशन। मोटिव होना चाहिए, इरादा होना चाहिए उस क्राइम को करने का, डिज़ायर टू कमिट द क्राइम। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका लास्ट जो है बिल्कुल सही आंसर है। जर्नल एक्सेप्शन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है, तो जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे वहाँ पर जनरल एक्सेप्शन की बात की गई है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में जर्नल एक्सप्लेनेशन दी गई है। चैप्टर 3 की बात करें तो वहाँ पर पनिशमेंट डिफाइन की गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो जर्नल टर्म है, वो जर्नल नहीं जेंडर टर्म है, उसे आईपीसी के अंदर कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 8 में जेंडर टर्म के बारे में बताया गया है। साथ ही अगला क्वेश्चन है, जेंडर टर्म के अंतर्गत जो ही वर्ड है वो इन सभी में किससे डिनोट करता है, तो उसमें मेल और फीमेल इन दोनों को शामिल किया गया है आईपीसी के अनुसार। वैसे ही मैन के लिए होता है और सी जो होता है फीमेल के लिए होता है। सेक्शन 10 में क्या कोई एज लिमिट डिस्क्राइब की गई है, सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 10 बात करता है मैन और वुमेन के बारे में।
उसमें कोई भी एज लिमिट जो है वो डिस्क्राइब नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि पर्सन वर्ड किस किस चीज़ों को शामिल करता है। किसी भी कंपनी को, किसी एसोसिएशन को, पर्सन की बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, इन सभी को शामिल किया गया है पर्सन वर्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि पब्लिक टर्म किस चीज़ को शामिल करती है। कि कोई भी क्लासेस ऑफ पब्लिक, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंपनी को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं एक मैक्सिम के बारे में कि एब इनिशियो का क्या मतलब है। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से ही। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि बोनाफाइड का क्या मतलब होता है। यानी कि गुड फेथ में कोई भी एक्ट किया जाना, उसे हम कहते हैं कि बोनाफाइडली उसने ऐसा किया है। पब्लिक सर्वेंट टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। पब्लिक सर्वेंट टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एलिबी जो एक मैक्सिम है जो कि यूज़ की जाती है, उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है किसी दूसरे प्लेस पर या एल्सवेयर, यानी कि कोई अपराध किया जा रहा है तो वो एलिबी की प्ली लेते हुए यह कहेगा कि मैं वहाँ पर था ही नहीं। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है आईपीसी के अंदर, तो सेक्शन 87 इस बारे में बात करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी को आईपीसी में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 22 के अंतर्गत। रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब होता है। रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब होता है। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है कि कोई भी गेन जो किया जा रहा है किसी प्रॉपर्टी से अनलॉफुल तरीके से, उसे हम कहते हैं कि रॉन्गफुली गेन हो रहा है। अब बात करते हैं डिसऑनेस्टी का क्या मतलब होता है। डिसऑनेस्टली का मतलब होता है किसी पर्सन की इंटेंशन है रॉन्गफुल गेन करने की एक पर्सन से, और रॉन्गफुल लॉस होना किसको, दूसरे पर्सन को, उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टली। सेक्शन 25 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 25 बात करता है फ्रॉडलेंट के बारे में। 24 में डिसऑनेस्टी की बात की गई है। 24 में डिसऑनेस्टी की बात की गई है। 23 में रॉन्गफुल गेन और 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है वो बात की गई है। अब बात करते हैं फ्रॉडलेंटली टर्म का क्या मतलब होता है। यानी डीफ्रॉड तरीके से किसी चीज़ को करना, किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉडलेंट तरीके से उसने ऐसा किया है। एक्शनेबल पर से एक लैटिन मैक्सिम है, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि एक्ट सव्य पनिशेबल होगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से ही पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर उसके लिए लायबल हैं। वहाँ पर डैमेज को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्शन से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर गिल्ट प्रूफ हो रहा है। एसेंटोमेंटम का क्या मतलब होता है, मीटिंग ऑफ माइंड और म्यूचुअल असेंट का होना। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। विल टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। विल टर्म को डिफाइन किया गया है सेक्शन 31 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 304 जो अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थेफ्ट की बात करें 378, रेप की बात करें 375, गैंग रेप की बात करें 376 डी के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 442 के बारे में, जो बात करता है किसके बारे में। 442 में बात की गई है हाउस ट्रेसपास के बारे में या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में दोबारा बताइएगा। रोबरी की बात करें 390 में इसे डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है सेक्शन 354, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि किसी भी वुमेन की मॉडलिटी को आउटरेज करना, कि उसके लिए किसी पर फोर्स का इस्तेमाल करना या असोल्ट करना, अगर ऐसा करते हो तो आप उसके लिए पनिशेबल हो। कि कितनी सज़ा दी जाएगी, तो कम से कम आपको 1 साल तक की सज़ा दी जाएगी, जो कि कितने साल तक बढ़ सकती है, जो कि आपकी 5 साल तक जो है वो बढ़ सकती है।
यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे, इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके अनुसार हमें जवाब देना है। एक 6 साल का बच्चा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मूवी देखता है, इस वजह से क्या करता है वो, एक और बच्चा है बी, उसको क्या कर देता है, पुश कर देता है या थ्रो कर देता है, जिसके कारण उस बी बच्चे को बुरी तरीके से इंजरी हो जाती है। क्या ये अपराध है? ये अपराध नहीं है। जनरल एक्सेप्शन के अनुसार सेक्शन 82 बात करता है कि कोई भी अपराध किया गया है 7 साल के अंडर के बच्चे के द्वारा तो अपराध नहीं होगा। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ए ने फीड किया ड्रग पी को, यानी कि ए ने पी को ड्रग दे दिया बिना उसकी इन्फॉर्मेशन के, यानी उसने किसी चीज़ में मिलाकर दे दिया, जिसके कारण पी जो है उसने आर को मार दिया। तो क्या यहाँ पर पी के द्वारा किया गया अपराध नहीं होगा? बिल्कुल सही है। इंटॉक्सिकेशन के अनुसार ये अपराध नहीं होगा। इंटॉक्सिकेशन की बात करें तो इंटॉक्सिकेशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 85 के अंदर इंटॉक्सिकेशन वर्ड को डिफाइन किया गया है। कंसेंट का डिफेंस अप्लाई होता है कहाँ पर? प्राइवेट रॉन्ग के ऊपर। साथ ही अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कंसेंट का डिफेंस अब अप्लाई नहीं होगा इन ऑप्शंस में से किस पर? कि अगर किसी की कंसेंट ली जा रही है उसकी डेथ के लिए, कंसेंट ऑफ कॉजिंग डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, इन दोनों के लिए ही वहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? डॉक्यूमेंट टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 29 के अंतर्गत। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट टर्म जो है किस चीज़ को डिनोट करता है? फिगर को, लेटर को, मार्क्स को, इन सभी को जो है डिनोट किया गया है। और डॉक्यूमेंट टर्म किस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे सेक्शन 29 के अनुसार? तो कोई भी चेक होना बैंक के ऊपर, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी का होना, मैप का होना, प्लान का होना, इन सभी को शामिल किया गया है डॉक्यूमेंट टर्म के अंतर्गत। सेक्शन 30 किस बारे में बात करता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप मॉनेटरी पर्पस के लिए, आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट का होना जिसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा मॉनेटरी रूप में। अब इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 29A बात करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की सेम डेफिनेशन यहाँ पर मानी जाएगी। विल टर्म किस चीज़ से डिनोट करता है? टेस्टामेंटेरी डॉक्यूमेंट से उसे डिनोट किया गया है। अनलॉफुल असेंबली के बारे में कहाँ पर बताया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 141 में जो है अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉमन इंटेंशन कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 34 में। ज़्यादातर सेक्शंस के साथ इसे देखने को मिलता है हमें, यानी कि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने क्राइम कमिट किया है एक साथ मिलकर, तो वहाँ पर उनकी कॉमन इंटेंशन या फिर सिमिलर इंटेंशन हो सकती है। सिमिलर इंटेंशन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमिलर इंटेंशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 35 के अंदर हमने सिमिलर इंटेंशन को डिफाइन किया गया है। आईपीसी में सेक्शन 39 किस बारे में बात करती है? वॉलंटरी टर्म को डिफाइन किया गया है। इंजरी टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 44 के अंदर। इंजरी टर्म में शामिल है बॉडी की इंजरी, फिजिकल इंजरी, मेंटली, और इन सभी इंजरी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी पर्सन इज कंसर्न इन ए क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ ए डिफरेंट एक्ट। ये स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है? तो सेक्शन 38 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट जो है देखने को मिलेगी। गुड फेथ को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 52 बात करता है गुड फेथ के बारे में। सेक्शन टर्म को कहीं पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन टर्म को डिफाइन किया गया है सेक्शन 50 के अंतर्गत। सेक्शन की टर्म को ही डिफाइन कर दिया गया है आईपीसी में। सेक्शन 46 किस बारे में बात करता है? डेथ के बारे में। 45 में लाइफ की बात की गई है, 46 में डेथ की बात की गई है, 47 में एनिमल की, और 48 में वेसल की बात की गई है। अब बात करते हैं पनिशमेंट का चैप्टर कौन सा है? पनिशमेंट का चैप्टर कौन सा है? पनिशमेंट का चैप्टर है हमारा 3rd। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड में हमारा दिया गया है
जर्नल एक्सप्लेनेशन, थर्ड में हमारा पनिशमेंट, फोर्थ में हमारा दिया गया है जर्नल एक्सेप्शन। अब बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 55A जो बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। सेक्शन 63 जहाँ पर बात की गई है कि अमाउंट कितना होगा फाइन का, तो वहाँ पर कोई अमाउंट की लिमिट बताई गई है, कोई भी लिमिट नहीं बताई गई, कोई भी अनुसार जो कि कोर्ट के अनुसार डिसाइड किया जाएगा उनके ऑफेंसेस के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि यानी कि ये इन सभी में से कौन सी सेक्शन है जो बात करती है कि अगर कोई फाइन की पेमेंट नहीं करता तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ देखने की है, यहाँ पर बात की गई है केवल फाइन की, तो इससे रिलेटेड है हमारा 67। और अगर यहाँ पर फाइन की बात नहीं की जाती, यहाँ पर बात की जाती केवल पनिशमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन फॉर इम्प्रिजमेंट, तो यहाँ पर अब हमारा सेक्शन 64 अप्लीकेबल होता। अब एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है, एक सोल्जर है जो कि किस पे, भीड़ पर जो है फायर कर देता है अपने सुपीरियर के ऑर्डर के अनुसार। वो लॉ के अनुसार अपनी कमांड को फॉलो कर रहा है, जो लॉ के अनुसार वो बाउंड है ऐसा अपराध करने के लिए। तो क्या वो अपराध के लिए लायबल होगा? नहीं, वो किसी भी अपराध के लिए लायबल नहीं होगा। जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 76 जो है इस बारे में बात करता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो बात करता है कि एक आदमी जो है वो काम कर रहा है कुल्हाड़ी से और उसका जो है हेड निकल जाता है, वो गिर जाता है, जिस कारण से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो पास में खड़ा हुआ है। अगर ये प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेता तो वहाँ पर वो क्राइम के लिए लायबल होता, उसे एक्सक्यूजेबल नहीं माना जाता और नॉट एन ऑफेंस, और वो अपराध नहीं है क्योंकि उसने प्रॉपर प्रिकॉशन लिए हैं। अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेता तो वो उस अपराध के लिए लायबल होता। कहाँ पर डिफाइन किया गया है, कहाँ पर है ये? सेक्शन 80 में। सेक्शन 80 किस बारे में बात करता है? वो बात करता है एक्सीडेंटली अगर कोई एक्ट किया गया है लेकिन लॉफुल तरीके से। अगली इलस्ट्रेशन है कि ए व्यक्ति है, ए एक क्या है? सर्जन है। वो जानता है कि अगर वो कोई ऑपरेशन करेगा जड़ व्यक्ति पर तो वो मर सकता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे पेन से सफ़र कर रहा है इसलिए उसे ऑपरेशन करना पड़ा। उस गुड फेथ के अंतर्गत अगर वो ऐसा करता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड हमारा कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 88 जो है यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि कोई भी एक्ट किया जा रहा है, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो कौन सा सेक्शन यहाँ पर अप्लीकेबल होगा? तो सेक्शन 83 में बात की गई है कि कोई भी अपराध किया गया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के व्यक्ति के द्वारा तो वो अपराध नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उन सभी को रिवाइज कर लिया है। साथ ही मैं आज ही एक और न्यू वीडियो डालने की कोशिश करूंगा जिसमें हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए। साथ ही आप हमारे साथ आईपीसी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है इसलिए लाइक भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।